इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम 2281 में आप सभी हिंदी प्रेमियों का, हिंदी के छात्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आपका हृदय से आभार करता हूं। आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को बहुत प्रेम दिया। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे बहुत खुश रखते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अपनी अगली इकाई पर, इकाई 8, जिसका कोर्स कोड है BHDLA 137। तो BHDLA 137 की यूनिट 8 संचार के लिए लेखन। संचार के लिए लेखन, संचार के लिए जो लेखन है, उस माध्यम है, उसका स्वरूप क्या है, ठीक है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। संचार माध्यम की भाषा पर हम चर्चा करेंगे और संचार माध्यमों में भाषा का महत्व, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इकाई 8 संचार के लिए लेखन। बेटे, भाषा जो है, संप्रेषण जो है, संचार के क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी विकसित हुई है, उसके कारण लाखों करोड़ों लोगों तक किसी बात को पहुंचाना इतना आसान हो गया है कि भाषा की आज से 200 साल पहले इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हम लोग, अगर आप में से कोई इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि पहले जो है मानव केवल इशारों से बात करता था, ठीक है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव जो है उस भाषा का विकास हो गया और मानव जो है भाषा का उसने प्रयोग जो है जीवन में आरंभ कर दिया। तो जैसे ही भाषा का प्रयोग आरंभ हुआ, ठीक है, तो मानव जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति अनेकों व्यक्तियों के साथ बातचीत करने में, संप्रेषण करने में, अपने विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम हो गया, ठीक है। भाषा एक तरह का बेटे संचार का माध्यम है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, भाषा की मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं। दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों तक अपनी बात को भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अब अगर भाषा में ये कह रहा हूँ कि भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो संचार के लिए हम बात कर रहे हैं ना कि संचार पर हमने आज बात करनी है। तो संचार के लिए भी भाषा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो भाषा का सबसे पहला प्रयोग मुझे लगता है कि बोलकर ही हुआ होगा, उसे लिखकर भी प्रयोग किया जा सकता है। इस बात ने ही लिपि का आविष्कार करना संभव बनाया, है ना। पहले तो ये देखिए कि पहले तो केवल बातचीत होती थी, मतलब कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने है तब आप उससे बातचीत करते थे, और बहुत दूर दूर तक बातचीत करना संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का विकास हुआ। तो क्या हुआ कि टेलीफोन आ गए। फ़ोन के माध्यम से हम यहाँ बैठे हैं और हमारा भाई या हमारी बहन या हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जान पहचान वाला बहुत दूर बैठा है, तो हमने फ़ोन के माध्यम से उससे बात कर ली। फिर धीरे धीरे रेडियो, टीवी, है ना, इन सब चीज़ों का विकास होता गया, और आज तो विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि आप सबको मालूम ही है, कहने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है बेटे, संचार के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव हुए, संचार के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव हुए, उसने लेखन पर भी असर डाला है। उसने लेखन के लिए नया क्षेत्र खोल दिया है। अब देखिए, पहले क्या होता था
के लेखक कविता लिखते थे और वो जो कविता थी उनके ही आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह जाती थी। कोई कहानी होती थी, कोई उपन्यास होता था, उनके आसपास के क्षेत्र में ही वह सीमित रह जाता था। लेकिन आज कोई लेखक कोई कविता लिखता है, कहानी लिखता है, नाटक लिखता है, उपन्यास लिखता है, तो उसको झट से इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर ऐसे जो सोशल साइट्स हैं उस पर डाल दिया जाता है और वो न केवल भारत अपितु विदेशों के लोगों तक भी पहुंच जाता है। तो ये क्या है कि विज्ञान और संचार का माध्यम जो है वो इतना बढ़ गया है, क्रांतिकारी बदलाव उसमें हुआ है, उसने लेखन पर भी असर डाला है। ठीक है, भाषा के नए नए तरीके, भाषा के नए नए प्रयोग हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो जनसंचार माध्यमों का स्वरूप क्या है? जनसंचार माध्यमों की भाषा के बारे में विचार करने से पहले हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि उसका माध्यम क्या है। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। संचार का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब हम कहते हैं कि कविता लिखी यहाँ और पहुंच गई विदेशों में, तो ये क्या कैसे चली गई? क्योंकि संचार के जो साधन थे, रेडियो था, टीवी था, इंटरनेट था, ऐसे माध्यमों के प्रयोग के द्वारा जो कविता, जो साहित्य यहाँ भारत में रचा गया वह विदेशों में भी पहुंच गया, या जो विदेशों में साहित्य रचा गया वह भारत में भी आ गया। अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि संचार कहते हैं। संचार के साथ ही संप्रेषण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटे? भेजना। जब हम संचार माध्यमों के संदर्भ में संचार का प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ होता है किसी बात को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसकी छोटी सी एक उदाहरण और, मान लो गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है तो उसकी सूचना तुरंत पंजाब में आ जाती है, या उसकी सूचना अगले दिन अखबारों में, अगले दिन टीवी पे, अगले दिन रेडियो पे समय के अनुसार हम लोगों को वह सूचना मिल जाती है। तो यह क्या है? यह भी संचार है। ठीक है, एक स्थान की खबर जो है दूसरे स्थान तक भेजना। ठीक है, हमारी राजनीति में क्या हो रहा है, धर्म में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था भारत की कैसी है ना? तो ये सब जो जानकारियां हैं, ये जो सब सूचनाएं हैं, ये हमें अलग अलग माध्यमों से पता चलती रहती हैं। अब ये अलग अलग माध्यम कौन से हैं? जैसे अखबार हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, है ना, आपका ये जो सोशल मीडिया साइट्स, इंटरनेट वगैरह हो गया। तो ये क्या है? ये संचार के अलग अलग माध्यम हैं। ठीक है बेटे, वह सार्वजनिक जो संदेश हम तक पहुंच गया, अब वह सार्वजनिक हो गया, या जो रेडियो पर सूचना आ गई, जो अखबार में सूचना छप गई, अब ये तो नहीं है कि वो केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहेगी, है ना? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लाखों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति उस अखबार को पढ़ रहे हैं, है ना? और लाखों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति जो है उस रेडियो के माध्यम से उस सूचना को सुन रहे हैं। ठीक है, अब मेरी एक छोटी सी और बात दिमाग में आई, वो भी आपसे साझा करनी चाहूँगा। मान लीजिए हम क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है, कहाँ पर? दुबई में, लेकिन हम उसको घर बैठे देख रहे हैं। कैसे? टीवी पर। तो जैसे वहाँ पर हो रहा है वैसा ही हूबहू हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये किसके लिए संभव हुआ? संचार माध्यम जो है उन्होंने इस चीज को संभव बनाया। ठीक है बेटे, जनसंचार माध्यम के संदर्भ में
इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि किसी संदेश का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ये बहुत आवश्यक है कि उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो कोई संदेश होगा जिसे लोगों तक पहुंचाना होगा। जो पहुंचाने वाला होगा प्रेषक, वही संदेशों को पहुंचाने का काम करेगा। इस काम को अंजाम उस माध्यम के द्वारा दिया जाएगा जो उस संदेश को उन तक पहुंचाएगा, जो प्राप्त करता है उस तक वो उसको पहुंचाएगा। इस प्रकार संचार की पूरी प्रक्रिया जो है उसके कुछ घटक हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला घटक क्या है, संदेश को भेजने वाला अर्थात प्रेषक। भेजने वाला कौन है? दूसरा, संदेश क्या है, ठीक है। तीसरा, संदेश जिसके जरिए भेजा गया अर्थात माध्यम क्या है। वो माध्यम रेडियो भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, न्यूज़पेपर अखबार भी हो सकता है। और अगला, संदेश को प्राप्त करने वाला अर्थात प्राप्तकर्ता, ठीक है। ये 4 घटक हैं जो जनसंचार माध्यमों को पूरा करते हैं, ठीक है, या जिसके द्वारा संचार जो है वो संपन्न होता है। जब मनुष्य ने भाषा का निर्माण नहीं किया था, तब भी मनुष्य को दूसरे से संवाद करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता तो रही होगी, है ना। तो पहले मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मनुष्य जो है सीटी बजाकर अपनी बात जो दूसरे को समझा देता था, है ना, या कोई गले से मुख से कोई ऐसी आवाज निकालनी जो दूसरे को समझ आ जाए, या कोई ऐसा इशारा करना। हमने आंगिक भाषा के बारे में पढ़ा है ना कि अंगों का, शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग कर। अब मैंने गर्दन ऐसे हिलाई तो इसका मतलब है यस, हाँ। अब मैंने अगर ऐसे किया, मैं बोला नहीं, उच्चारण नहीं कर रहा, ऐसे कर दिया तो इसका मतलब है ना, ठीक है। और अगर मैंने ऐसा कर दिया मतलब बाय बाय, ठीक है। ऐसे कर दिया तो मतलब अभिवादन, आपका स्वागत। तो ये क्या थी भाषा बेटे, ये आंगिक भाषा थी, जहाँ ना तो उच्चारण होता था, ना कुछ लिखा जाता था, अपितु इशारे से जो एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य को अपनी बात समझा देता था, ठीक है। तो ऐसा कब चलता था? पहले समय में। लेकिन आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास भाषा है। ये जो आंगिक भाषा है इसका प्रयोग आज भी होता है, लेकिन आज इसका प्रयोग जो है बहुत कम हो गया, या हम ये कहें कि मनुष्य इस पर निर्भर नहीं रहा। पहला मनुष्य क्या था? इस पर केवल इसी पर निर्भर था, लेकिन आज का मनुष्य जो है वो इस पर पूर्णतः निर्भर नहीं है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए, लिखने के लिए बहुत भाषा का बहुत बड़ा संसार है, ठीक है। तो मनुष्य सदियों से इस तरह से अपने विचार जो हैं, अपने मन के भाव जो हैं, वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता रहा है। अब श्रव्य, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य, ये माध्यम कौन से हैं? जब हम बेटे अपनी बात केवल किसी से सुन रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि रेडियो की मैं आपको बात करूँ, रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है, श्रव्य का साधन है। रेडियो पर हम जो सामने चीज हो रही है उसको हम देख नहीं सकते। जैसे मैंने आपको पहले क्रिकेट मैच का उदाहरण दिया कि दुबई में मैच खेला जा रहा है और रेडियो पे उसका प्रसारण आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम उस मैच को हूबहू जैसा वहाँ खेला जा रहा है वैसा केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? श्रव्य माध्यम कहते हैं, ठीक है, कि श्रव्य की कोटि में वहाँ हम केवल सुन सकते हैं। और इसमें भी एक छोटा सा मैं आपको पहले दृश्य श्रव्य समझा देता हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा अंतर जो है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं बेटे दृश्य श्रव्य काव्य। दृश्य श्रव्य साधन क्या है? जहाँ हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं।
तो आप मेरे बिना कहे यह समझ गए होंगे कि इस कोटि में हम क्या रखेंगे, जैसे टेलीविज़न, सिनेमा, है ना, जहाँ हम दृश्य को, पिक्चर को देख भी रहे हैं और पिक्चर्स के जो डायलॉग्स हैं, जो संवाद हैं, उनको हम सुन भी रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं छोटा सा एक अंतर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर बेटे अंतर होगा भाषा का। ठीक है। अब रेडियो पे जो कमेंट्री करने वाला होगा, है ना, रेडियो पे जो उस मैच का आंखों देखा हाल बोलने वाला होगा, वो तीव्रता से बोलेगा, तीव्रता से ही बोलेगा, क्योंकि जैसा वहां चल रहा है उसने आपको वैसा ही बताने की कोशिश करनी है। जबकि इसके विपरीत जहां दृश्य श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य साधन है, वहां पे जो कमेंट्री करने वाला होगा, जो मैच का हाल बताने वाला होगा, वो इस बात पर कम ध्यान देगा कि मैं मैच के हूबहू जो जैसा खेला जा रहा है वैसा ही मैं लोगों तक पहुंचाऊं, बल्कि वो इस बात पर अधिक ध्यान देगा कि मैच का रिजल्ट कैसा होने वाला है या कोई खिलाड़ी कैसा खेल रहा है ना। तो यहाँ दोनों चीज़ों में भाषा का जो अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इन बातों को भी आपने ध्यान में रखना है कि संचार के जो माध्यम हैं, ठीक है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, है ना, कोई प्रदर्शनी लग गई, है ना, तो ये सब क्या है, ये भी संचार के अलग अलग साधन हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटे कि रेडियो की जो विशेषता, वो मैंने आपको पहले बता दी कि जनसंचार माध्यमों की भाषा। तो बात फिर घूम फिर करके वही आती है कि जो भाषा है उसमें विशिष्टता होनी चाहिए, उसमें नयापन होना चाहिए, नया अंदाज होना चाहिए। शब्दों, अगर एक ही तरह के शब्दों का हम बार बार प्रयोग करते रहें तो उसमें क्या होगा, भाषा में नीरसता आ जाएगी, भाषा में जड़ता आ जाएगी। लेकिन भाषा जो एक अच्छा लेखक है, जो एक अच्छा पाठक है, जो एक अच्छा श्रोता है ना, जो अच्छा लिखने वाला है, तो वो भाषा में नीरसता को नहीं आने देगा। वह अपनी बात को एक नए अंदाज से पेश करेगा, जिससे क्या हो कि लोग उसकी बात से प्रभावित हों। ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। एक दुकानदार जो है वो अपने जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसकी वस्तु है, उसको अच्छे से अच्छा बता करके ग्राहक को बताता है ना, कि इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, तो वो सारी क्वालिटीज, सारे गुण जो हैं वो अपनी चीज़ में डाल देता है कि उसको वो ऐसा अपनी चीज़ को ग्राहक के सामने प्रदर्शित करता है कि इससे अच्छी वस्तु और दूसरी कोई है ही नहीं। ठीक है। तो ये क्या है, ये है उसकी भाषा का एक गुण कि उसने अपनी भाषा से एक निम्न स्तर की चीज़ को भी इतना अच्छा बना दिया कि ग्राहक जो है उसका ध्यान, है ना, उसी चीज़ की और, उसी वस्तु की ओर आकर्षित हो गया। मान लीजिए किसी लड़की को हरा रंग पसंद नहीं है, किसी लड़की को नीला रंग पसंद नहीं है, लाल रंग पसंद नहीं है, तो उसने जाके कहा, या उसने जाके उसे कि मुझे नीले रंग का कोई सूट दिखाओ। तो दुकानदार के पास नीले रंग का सूट नहीं है, तो उसने क्या किया, अरे आजकल तो इसका दौर चल रहा है, हरे रंग का दौर चल रहा है, हरे रंग का फैशन चल रहा है, तो उसने अपनी बातों से ऐसा प्रभावित किया कि ग्राहक को उसने अपनी दुकान से खाली नहीं भेजा। तो ये बेटे बात है कि भाषा आप किस तरह की प्रयोग करते हो, शब्दों का आप चयन किस तरह करते हो। जनसंचार, संचार के माध्यम जो हैं, रेडियो है, टीवी है, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा जो है वो प्रभावशाली है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये वाला अखबार पढ़ो भाई, ये तो बहुत अच्छा आता है। क्यों?
क्योंकि उसमें गलतियां कम हैं, शब्दों की त्रुटियां नहीं हैं। दूसरी बात, उसमें केवल समाचार ही नहीं अपितु मनोरंजन से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आती हैं। उसमें देश विदेश से, खेल जगत से, मीडिया जगत से, राजनीति से जुड़े हुए बहुत से विचार विमर्श आते हैं। तो हमें वह चीज़ इसलिए पसंद आती है क्योंकि उसकी गुणवत्ता जो है वो अधिक है। ठीक है बेटे, तो इन बातों को ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम विचार करें कि रेडियो पर सिर्फ समाचार हम जैसे हमने पहले बात की कि किसी चीज़ में केवल एक ही, अब मैं बात करूं अखबार, हम कहते हैं अखबार हम क्यों लगवाते हैं कि इसमें जी अच्छे अच्छे समाचार मिलते हैं, इसमें रोज़ दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन क्या अखबारों में केवल समाचार छपते हैं? नहीं, उसमें मनोरंजन की बातें भी छपती हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, रेडियो पे नाटक भी आते हैं। और जो रेडियो पे नाटक आते हैं, यहाँ मेरे मन में कुछ विचार आ गया, वो भी आपको बता देता हूँ। हम लोग कहते हैं कि रेडियो पे नाटक आते हैं। अब रेडियो पे नाटक कैसे दिखाते हैं? जो पटरी पर ट्रेन चल रही है उसकी आवाज़ भी वो ऐसी आती है ना? और पानी के झरने की आवाज़ भी वैसी निकलती है जैसी होती है। तो जो नाटक को सुन रहा है श्रोता, वो देख नहीं रहा, वह सुन रहा है, क्योंकि रेडियो पर केवल सुना जा सकता है। तो उसे जब वो सुनेगा, उसे इस चीज़ का अपने आप आभास हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ट्रेन जो है पटरी से निकल रही है। ठीक है? या किसी व्यक्ति के कदमों की आहट वो सुनेगा तो उसे ऐसा महसूस हो जाएगा, उसे ऐसा पता चल जाएगा कि कमरे के भीतर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। ठीक है? तो बात ये है बेटे कि जो माध्यम है, कोई व्यक्ति हमारे सामने, रेडियो है, अखबार है, वो हमारे सामने किस तरह की सामग्री प्रेषित करते हैं। ठीक है? और पाठक जो है उस सामग्री में कितनी रुचि रखता है। और पाठक तभी रुचि रखेगा अगर सामग्री अच्छी होगी, है ना? जो स्वादिष्ट भोजन है वो सबको अच्छा लगता है। और अखबार भी क्या है, अगर उसमें अच्छी अच्छी खबरें होंगी, उसमें मनोरंजन भी होगा, उसमें कोई कविता, कोई कहानी, किसी का साक्षात्कार, इंटरव्यू भी छपा होगा, तो क्योंकि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद है तो किसी को कोई चीज़ पसंद है, तो अपनी रुचि के अनुसार जो पाठक है वो उसको पढ़ सकता है। और इसी प्रकार रेडियो जो है, पाठक की या श्रोता की जैसी रुचि है वैसा ही प्रोग्राम वह सुन सकता है। ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ऐसी मन में बात बिल्कुल नहीं रखनी कि एक ही तरह की जो सामग्री है वो प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है। ठीक है? तो दृश्य माध्यमों की अगर हम भाषा की बात करें तो वो भी वही है बेटे, दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम क्या है कि जहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है? तो मैंने आपको पहले बताया, कोई प्रदर्शनी लगी है तो उस प्रदर्शनी में, अब देखिए प्रदर्शनी की जो बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे ना तो कोई बोलने वाला है, ठीक है, और केवल दृश्य हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, है ना, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, हाथ से बनी हुई वास्तुकला, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं और लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। लोग उनको देखते हैं और उनको जो पसंद आता है उसे खरीद लेते हैं। ठीक है? तो यह भी क्या है, यह भी एक संचार का साधन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि संचार कहाँ है, क्योंकि जो भी कोई प्रदर्शनी लगी है, उसमें कोई पेंटिंग्स बनी है या कोई मूर्ति बनी है, वो कोई ना कोई संदेश जो है वो जो खरीदने वाला है, प्राप्त करने वाला, उस तक कोई ना कोई संदेश पहुंचाती है। क्योंकि जिसने भी वो पेंटिंग बनाई है, जिस चित्रकार ने वो पेंटिंग बनाई है, उसको बनाने के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य जो है वो अवश्य निहित रहता है। ठीक है? तो इस प्रकार से वो पेंटिंग भी क्या है, जन संचार माध्यम का, संचार का माध्यम हम उसे
कह सकते हैं। जनसंचार माध्यमों में बेटे सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। भाषा का बहुत महत्व होता है, चाहे मुद्रित माध्यम हो या श्रव्य माध्यम। भाषा का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी और कुशलता की ज़रूरत होती है। अगर हमने भाषा को प्रयोग करने में सावधानी और कुशलता नहीं रखी तो शायद हमारा जो मैसेज है, शायद हमारा जो संदेश है जो हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो सही ढंग से ना पहुंच पाए। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह देश की संपर्क भाषा है। सिनेमा और टेलीविज़न की वजह से इसका प्रसार क्षेत्र सारे भारत में है। इसे वो लोग भी सुनते या बोलते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा पंजाबी, लेकिन यहाँ हिंदी बोलने वालों की, हिंदी समझने वालों की संख्या कम है? नहीं। इसलिए हिंदी का संचार माध्यमों में प्रयोग करते हुए इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसे वे लोग भी सुन रहे हैं जिनका हिंदी ज्ञान अत्यंत सामान्य स्तर का हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना कि किसी को हिंदी बहुत ज़्यादा आती है तो उसने अखबार तीव्रता से पढ़ लिया, किसी न्यूज़पेपर को तीव्रता से, उसने किसी खबर को तीव्रता से जल्दी से पढ़ लिया। रेडियो पे जल्दी जो प्रोग्राम दिया गया उसको उसने एक ही बार में सुन के समझ लिया। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो भाषा को, अक्षरों को जोड़ के पढ़ता हो। ठीक है, और यहाँ भी जो मान लो अखबार की कोई रचना है, अखबार की कोई समाचार पत्र की कोई रचना है, कोई उसमें खबर छपी है, किसी का इंटरव्यू, साक्षात्कार छपा है, तो वहाँ जो कम हिंदी जानता है वो उसको बार पढ़ सकता है, देर में पढ़ सकता है, लेकिन रेडियो में वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि रेडियो पर जो एक बार प्रोग्राम प्रसारित हो गया उसे दोबारा सुनने की कोई साधन नहीं होता। ठीक है, जनता की भौगोलिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर की विभिन्नताओं को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हम संचार माध्यमों में भाषा का प्रयोग रचनात्मक ढंग से करें। अगर इन माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा सहज और सरल नहीं होगी तो उससे माध्यम से संदेश संप्रेषित करने में कठिनाई होगी। ठीक है, संचार का तात्पर्य है संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक इस वीडियो लेक्चर में, उसको थोड़ा सा सारांश रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। संचार का तात्पर्य क्या है? संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। आधुनिक विकास ने संचार के कई नए आविष्कारों को जन्म दिया है, जैसे मुद्रित, श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यमों की शुरुआत हुई है। इसमें वैयक्तिक और जन दोनों तरह के माध्यम शामिल हैं। रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र और सोशल मीडिया, यह सब क्या है? यह जन माध्यम है। तो टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल्स, यह क्या है? यह वैयक्तिक माध्यम है। ठीक है, और संचार माध्यमों की भाषा जो है वह सरल और सहज होनी चाहिए, सुनकर ही समझी जा सके ऐसी होनी चाहिए। भाषा में क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। लंबे और जटिल वाक्य भी संचार माध्यमों की भाषा के लिए उपयुक्त नहीं होते। संचार के लिए लेखन में शिल्प का भी महत्व होता है। भाषा को भी उसके अनुसार ही रचनात्मक बनाना चाहिए। ठीक है बेटे, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने 8वीं इकाई संचार माध्यम के बारे में पढ़ा। तो आशा है आपको मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर्स की तरह यह वीडियो लेक्चर भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।